दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कैरियर में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जीएसएलवी का। तो दोस्तों हम देर ना करते हुए जीएसएलवी के इस टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों जीएसएलवी का पूरा नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। दोस्तों इसको हिंदी में भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। अगर दोस्तों हम भूतुल्यकालिक के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों अगर हमारी ये अर्थ है तो अर्थ में हमारे जो सैटेलाइट होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है दोस्तों भूस्थैतिक, दूसरा होता है भूतुल्यकालिक। अगर दोस्तों अगर आप इसको अर्थ समझ रहे हैं, अगर जो है ये अर्थ के जो इक्वेटर के पैरेलल अगर ये हमारे जो है सैटेलाइट घूमता है तो इसे भूस्थैतिक कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अलावा कैसा भी अगर जो है चक्कर में या अगर ये तिरछा घूम रहा है तो दोस्तों इसको भूतुल्यकालिक कहते हैं। तो दोस्तों ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहलाता है। इसी को भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। तो दोस्तों प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल है या एक जो हमारे सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से दोस्तों इन्हीं ऑर्बिट पर स्थापित करने में सहायता करता है। दोस्तों भारत का यह द्वारा विकसित ये सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। दोस्तों हमारे भारत के पास और भी प्रक्षेपण यान है, जैसे हमारा ASLV, SLV और PSLV। दोस्तों उनमें से ये सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। दोस्तों ये हमारा GSLV चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। दोस्तों जो पहली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान था वो SLV जिसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और दूसरी पीढ़ी का हमारा सैटेलाइट या रॉकेट हमारा ASLV अयूजमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों तीसरी पीढ़ी का जो हमारा लॉन्च व्हीकल है PSLV जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। दोस्तों मेरे पिछले इस वीडियो में मैंने इनके बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। अगर दोस्तों आपने मेरा इस वीडियो को ना देखा हो तो दोस्तों ज़रूर देख लें और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों GSLV दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों GSLV Mark II, अक्सर GSLV ही लिख कर आता है, और लेकिन अगर दूसरा वाला टाइप होता है तो GSLV Mark III ही लिख कर आएगा। दोस्तों ये वज़न के अकॉर्डिंग होता है। ये दोस्तों जो GSLV Mark II होता है इससे डबल लगभग दुगने वज़न का सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। तो दोस्तों अब देखते हैं GSLV Mark II यानी कि इसको GSLV भी कहते हैं। मैं आपको इसके बारे में पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप मेरे ये देखते हैं ये है GSLV रॉकेट, जैसे आप देख रहे हैं इसमें नाम लिखा हुआ है GSLV रॉकेट है। इसमें दोस्तों इसमें चार, जैसे आप ये देख रहे होते हैं इन्हें बोलते हैं स्ट्रैप ऑन मोटर्स। दोस्तों ये अभी आपको इसमें 3 दिख रहे होंगे। दोस्तों एक इसके पीछे भी होता है। ये स्ट्रैप ऑन मोटर्स जो है की संख्या इनकी 4 होती है। दोस्तों इसमें 3 चरण होते हैं। जो पहला चरण आप देख रहे होते हैं ये इसका जो कोर लगा होता है ये पहला चरण होता है, और ये दोस्तों इसका दूसरा चरण होता है, और दोस्तों इसका सबसे मेन चरण होता है तीसरा, जिसमें जो है क्रायोजेनिक इंजन इसमें लगा होता है। दोस्तों हम क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। इसके ऊपर दोस्तों जो है सैटेलाइट रखा जाता है जिसको हमें ऑर्बिट में प्रक्षेपित करना होता है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना है आपको, ये स्ट्रैप ऑन मोटर्स कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। देखिए यही चीज़ है कि इसमें चार स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं। इसमें 3 चरण होते हैं। दोस्तों पहला चरण जो आपको दिखाया, और पहले चरण में हमारा ठोस ईंधन भरा होता है। दोस्तों इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। और जो दूसरा चरण होता है दोस्तों उसमें लिक्विड ईंधन भरा होता है। दोस्तों तीसरे चरण में जैसा आपको बताया सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रायोजेनिक इंजन। दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का यूज भारी से भारी सैटेलाइट को दूर से दूर ऑर्बिट में ले जाने में सहायता करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा जो है थ्रस्ट होता है और यह आसानी से किसी भारी सैटेलाइट को ऊपर तक ले जाता है। तो दोस्तों यह तकनीक पहले भारत के पास नहीं थी, जिसके लिए भारत ने सन 1991 ईस्वी में सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस कहते हैं, उस समय ये रूस के टुकड़े नहीं हुए थे। तो दोस्तों सोवियत संघ से समझौता हुआ था भारत का, जिससे उन्होंने कहा था कि भारत को क्रायोजेनिक की तकनीक देंगे, जिससे भारत अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना पाएगा और अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएगा। परंतु दोस्तों अमेरिका के हस्तक्षेप के चलते इस डील को मना कर दिया गया और दोस्तों इन्होंने अपनी तकनीक नहीं दी
और इसके बदले में इन्होंने जो 2001 में अब इन्होंने कुछ क्रायोजेनिक इंजन ही दे दिए। दोस्तों अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर क्योंकि उस समय अमेरिका भारत का दोस्त नहीं था कि अगर भारत के पास ऐसी तकनीक आ जाती है तो भारत वैसे देशों में शामिल हो जाएगा जिससे जो है भारत में दूर तक जो है रॉकेट को प्रक्षेपित करने में सफल हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका डरता था, तो इसलिए अमेरिका ने ऐसा करने से रूस को मना कर दिया। परंतु रूस ने संधि की हुई थी, तो इसलिए उन्होंने अपने 2001 में कई कुछ अपने क्रायोजेनिक इंजन दिए, जिसका यूज करते हुए हमने प्रथम परीक्षण 18 अप्रैल 2001 को किया। और दोस्तों इसके बाद फिर कुछ हम लगातार हमने लगभग 7 प्रक्षेपण उन्हीं के द्वारा दिए गए क्रायोजेनिक इंजन का यूज करते हुए हम करते रहे। और दोस्तों हमने इस तकनीक को देखते हुए सीखते हुए 2014 में यानी कि 5 जनवरी 2014 को हमने अपना खुद का स्वदेशी निर्मित तकनीक से निर्मित हमने प्रथम परीक्षण किया था, जिसमें हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन हमने बना लिया था। दोस्तों GSLV एक बहुत ही काफ़ी भारी सैटेलाइटों को ले जाने में सक्षम होता है। दोस्तों GTO में यानी कि GTO दोस्तों एक ऑर्बिट है जिसे हम जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहते हैं। ये दोस्तों लगभग कह सकते हैं कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का होता है, जिसमें लगभग समझ सकते हैं कि लगभग 2.5 टन यानी कि जो है 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट को GTO तक ले जाने में सक्षम होता है। दोस्तों अब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाना तो उसको 2.5 टन ही ले जा सकता है। परंतु दोस्तों इसका सबसे नीचे की एक ऑर्बिट होती है उसे बोलते हैं LEO, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ये दोस्तों लगभग 300 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। तो अगर इसको कम ऊंचाई पर ले जाना है तो दोस्तों ये 5 टन तक के सैटेलाइटों को आसानी से ले जाने में सक्षम था। दोस्तों GSLV के बारे में जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसके चरण आपको मैंने बताया 3 चरण होते हैं, जिसमें दोस्तों ये स्ट्रैप ऑन मोटर्स जिसको मैंने आपको दिखाया था इनकी संख्या 4 है। दोस्तों स्ट्रैप ऑन मोटर्स में विकास नाम का एक इंजन यूज किया जाता है। दोस्तों ये विकास नाम के इंजन में हमेशा तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो तरल ईंधन है इसको UDMH यानी कि अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। और इसमें दोस्तों N2O4 यानी कि जो है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जो प्रथम चरण आपने जैसे देखा, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये हमारा ये जो हमारा स्ट्रैप ऑन मोटर्स है, ये हमारा प्रथम चरण होता है। दोस्तों ये सभी एक साथ ही जलते हैं ताकि इसको, क्योंकि भारी सैटेलाइट भारी होता है, इसको अधिक से अधिक थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों ये 4 ये स्ट्रैप ऑन मोटर्स और एक ये जो है कोर इंजन लगा होता है, इसको एक साथ जलाते हैं जिससे हाई थ्रस्ट से ये आसानी से ऊपर उठ जाता है। दोस्तों प्रथम चरण में जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पहले और दूसरे चरण में क्रमशः ठोस और लिक्विड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ठोस ईंधन हमारा HTPB का ही हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसे HTPB का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। दोस्तों ये हमेशा ठोस ईंधन का ही प्रयोग किया जाता है। चूँकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हाई थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस ईंधन का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों द्वितीय चरण में फिर से वही लिक्विड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विकास इंजन में हमें जैसा आपको बताया कि विकास इंजन में हमेशा UDMH का ही प्रयोग किया जाता है, जो UDMH प्लस N2O4 का यूज करते हैं। दोस्तों तीसरा चरण में आप देखेंगे कि तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, जो भारी से भारी सैटेलाइटों को अब दूर से दूर ऑर्बिट में आसानी से ले जाने में सक्षम होता है। दोस्तों अगर क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बताएं तो दोस्तों ये अति निम्न तापीय इंजन होता है, जिसमें बहुत कम तापमान पर दोस्तों समझ सकते हैं -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन को और -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन को, ये जो कि दोनों गैसें हैं, इनको इतना प्रेशर करके इसको तरल अवस्था में रखा जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारा GSLV Mark 2। और दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं GSLV Mark 3। तो दोस्तों इसके दिखाने से पहले मैं आपको इसको रॉकेट दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा GSLV Mark 3।
दोस्तों इस जो आप इसमें देखेंगे कैसा कुछ आपको अलग दिखाई समझ में आ जाएगा इसमें। तो दोस्तों इसमें जो है स्ट्रैप ऑन मोटर्स का यूज नहीं किया जाता है, इसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर का 2 रॉक लगे होते हैं, इसको बोलते सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ये लगे होते हैं। और दोस्तों ये इसका पहला चरण ही होता है, और दोस्तों ये इसका दूसरा चरण होता है, इंजन लगा होता है, और ये तीसरा चरण होता है क्रायोजेनिक इंजन का होता है। दोस्तों जैसे चरण की आपको बताएं तो चरण क्या होता है कि दोस्तों चरण होता है कि जैसे पहला चरण है तो ये जलेगा पहले चरण में सिर्फ, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा चरण स्टार्ट होता है, और जब दूसरा चरण ख़त्म हो जाता है दोस्तों थर्ड चरण ही इसका स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, एक इंजन और एक क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। दोस्तों GSLV Mark 3 आपसे जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये GSLV Mark 2 से लगभग 2 गुने भारी सैटेलाइटों को अंतरिक्ष तक ले जाने में सक्षम होता है। अब दोस्तों ये समझ सकते हैं, हमने GTO के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो GTO तक ये 4000 किलोग्राम के वजन को आसानी से ले जा सकता है। अगर इसको दोस्तों LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट तक इसको किसी और सैटेलाइट को लेकर जाना है तो दोस्तों ये 8000 किलोग्राम के वजन यानी कि 8 टन के वजन को आसानी से ले जा सकता है। दोस्तों आप देखेंगे कि इसका जो है GSLV Mark 3 का प्रथम उड़ान जो फर्स्ट इसकी जो है लॉन्चिंग थी वह 15 दिसंबर 2014 को की गई थी। दोस्तों इसमें क्रू मॉडल को रखा गया था। दोस्तों क्रू मॉडल एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक चैम्बर होता है जिस पर इंसानों को रखने के लिए बनाया, चूँकि दोस्तों ये इसमें जो है पहली तुरंत इसमें लोगों को नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए इसको इंसानों के डमी रखे गए थे। और इसको क्रू मॉडल को पृथ्वी की सतह से 26 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको भेजा गया था, और उसके बाद इस क्रू मॉडल को बंगाल की खाड़ी में सुरक्षापूर्वक इसको लैंड करा दिया गया था। तो दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि ये जो है आप गगनयान एक ऐसा जो है अभियान है जिसके द्वारा इसरो को अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए वो प्रयास कर रहा है। दोस्तों ये अभी होना था लेकिन अभी थोड़ा सा कोरोना के चलते इसको लेट कर दिया गया है, इसलिए दोस्तों ये इसके सफलता के लिए इसको प्रैक्टिस किया गया था क्रू मॉडल के द्वारा। दोस्तों इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भी 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण में 2 सॉलिड बूस्टर रॉकेट होता है, जैसा कि दोस्तों मैंने अपने आपके जो है इमेज में दिखाया था। और चूंकि सॉलिड रॉकेट होता है तो इसमें सॉलिड फ्यूल लगा होता है। जैसे आप पहले बताया कि हमेशा सॉलिड फ्यूल के तौर पर HTPB नामक हम ईंधन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों द्वितीय चरण में 2 विकास इंजन लगे होते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों इसमें 2 विकास इंजन का प्रयोग किया जाता है, और दोस्तों ये दोनों विकास इंजन अलग अलग नहीं जलते, दोनों विकास इंजन एक साथ जलते हैं। और दोस्तों दोनों विकास, चूँकि आपको बता चुका विकास इंजन में हमेशा UDMH प्लस N2O4 नामक लिक्विड फ्यूल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों दोनों विकास इंजन में इसी फ्यूल का ही यूज किया गया है। दोस्तों तीसरे चरण में हम क्रायोजेनिक इंजन उसी पहले की जैसा आपको बताया था तो उसी इंजन का यूज करते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में आपको पहले बता चुका हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको देख रहा है कि अब तक इसके 4 प्रयोग किए गए हैं। दोस्तों अंतिम बार इसका प्रयोग चंद्रयान 2 मिशन के तहत 22 जुलाई 2019 को किया गया है। दोस्तों अभी तक 4 किए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ये इंडिया भारी से भारी सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में नहीं भेजता है, क्योंकि दोस्तों भारत इस सैटेलाइट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद या फिर ज़्यादा ख़त्म नहीं करना चाहता, इसको बचा कर रखना चाहता, क्योंकि गगनयान जैसे बहुत से ऐसे अभियान हैं जिसको भारत को करना है। इसलिए भारत अपने भारी सैटेलाइटों को लॉन्च कराने में दूसरे देशों की सहायता लेता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देखा, आपको जो है समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।